अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है अमेरिका से। अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ जारी हमलों को रोकने को लेकर एक प्रस्ताव आया था जो कि गिर गया है। वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 50 वोट पड़े हैं, माफ कीजिए, इसके पक्ष में 49 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 50 वोट पड़े हैं। इसके बाद अब होगा क्या? अब ट्रंप इस बात को लेकर विवश नहीं है कि उन्हें हमला करने से पहले सीनेट से जवाब लेना पड़ेगा, इजाजत मांगनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि सीनेट में ऐसा प्रस्ताव आगे चल के फिर से लाया जा सकता है, लेकिन ये वाला प्रस्ताव तो आखिरकार गिर चुका है। ऐसे में राहत भरी खबर है व्हाइट हाउस के लिए, ट्रंप के लिए। और इसके अलावा और भी कई सारी अपडेट्स हैं, लेकिन इस बड़ी अपडेट से ही हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। और इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं तर्कश में। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़ रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले कैप्टन श्याम कुमार जी के पास ही चलते हैं। सर, अमेरिका क्या करने वाला है, अमेरिका क्या कर रहा है, इससे पूरी दुनिया में कुछ भी समझने की बात नहीं आ रही कि क्या ट्रंप चाहते क्या है व्हाइट हाउस में बैठकर। एक बार वो कहते हैं एक तरफ कि हमले हम जारी रखेंगे, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे ईरान को, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर ईरान हमारी शर्तें मान लेगा तो हम बातचीत भी करना चाहते हैं। अभी वाला जो ये प्रस्ताव गिरा है, इसके बाद क्या लगता है ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं? नमस्कार, जय हिंद वैभव जी, शनो वरुण। देखिए, ये बहुत क्लियर है शुरू से वॉर में, खासकर मेरे हिसाब से। मैं तो अभी तक लगातार जो कहता आ रहा हूं उसमें कोई एक परिवर्तन नहीं आया और सारी चीजें करीब करीब उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। 3 महीने हो गए मुझे कुछ लिखते हुए, कुछ कहते हुए, और सारे चैनल्स पे एक ही भाषा में बोल रहा हूं कि ये लड़ाई एक सोची समझी नीति के तहत बाइडेन से हैंडओवर करते हुए ट्रंप के साथ हॉर्मुज में आई है। और बहुत लंबी कहानी है इसकी, पुरानी, और ये लंबी चलेगी, इसलिए कि हॉर्मुज का जो फंक्शनल कंट्रोल है उस पर ही पूरी की पूरी कहानी है। और इजराइल का इसमें आना एक बस मकसद छोटा सा है और फिलहाल उन्हें अलग कर दिया गया है। हॉर्मुज की पानी का उबाल ट्रंप को शांत करना ही होगा और गल्फ कंट्रीज को ये स्वर्णिम दिन दिखाने का मतलब कि उन्हें ये फंक्शनल कंट्रोल हैंडओवर करना ही होगा। अब ये लड़ाई से हो, मिलिट्री से हो, इकोनॉमी से हो, सैंक्शन से हो, उनके देश का विश्वास हो ना हो, कैबिनेट कभी भी उनके अगेंस्ट न जा पाएगी। अमेरिका के लोग का कुछ भी उनका लेते रहो, एक उनकी कैंपेन सुनते रहो या उनकी आप स्टैटिस्टिक्स फेवर में देखते रहो, हो ये रहा है कि एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांड में बैठकर नेतृत्व कर रहे हैं लड़ाई की, और अच्छी खासी पूरी पुरानी पकड़ के साथ वो आए हैं और ये लड़ाई चलेगी। छोटी चले बड़ी चले, माइंड स्वीपिंग होती रहे, तोप टैंक ना दिखे, मिसाइल्स ना दिखे, लड़ाई एक दिन भी नहीं रुकी है 28 फरवरी से। कई लोग कहते हैं स्टेज 1, 2, 3, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने ये कहा था कि ये लंबी चलेगी, नेवल वॉरफेयर में आ जाएगा, इसका हिस्सा ब्लॉकेड लगेगा और कई देश के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे, अब वो बातें, ये मार्च की बातें मैं कर रहा हूं, ये सारी बातें मैंने मार्च में कही, अप्रैल मई में कही। जब लड़ाई बंद हुई तब भी बहुत देर तक कहता रहा, बहुत कम टेकर बच गए थे उस समय। अब सब समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ईरान का एक तरीका है, एट्रिशन वॉरफेयर कर रहा है वो, कभी इधर कभी उधर, और अमेरिका बीच बीच में मार के उसको मनोबल तोड़ रहा है। आपका जो प्रश्न है कि ईरान क्या करेगा, तो पॉलिटिकल विल भी मिल गई अभी अमेरिका को, सीनेट में उनका मत मिल गया उनको, अब उन्हें कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की। कोर्ट हो या व्हाइट हाउस हो या पेंटागन हो, सब उनके साथ है। तो अब उनको क्या दिक्कत है, सारे ब्लॉकेट्स लगा के रखा हुआ है। सस्टेनेंस जिसके पास होगी, देर तक जो रुक पाएगा वो जीतेगा, ईरान नहीं रुक पाएगा, ईरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना बहुत है समझना कि ईरान के फेवर में ये सारी चीजें नहीं जा रही हैं और अमेरिका को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो अगर वॉर लंबी होती है तो इसमें देखना क्या है कि पल्ला किसका भारी होता है और कैसे होता है। जी बिल्कुल सर, अमेरिका महाशक्ति है, सैन्य ताकत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले उसके पास बहुत ज्यादा, उसका रक्षा बजट दूसरे तीसरे नंबर वाले देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। सारी बातें ठीक है, लेकिन 28 फरवरी को जब अमेरिका इस युद्ध में उतरा था, उसने हमला किया था, तब क्या व्हाइट हाउस और ट्रंप को ये उम्मीद थी कि सब कुछ इतना लंबा जाने वाला है? उनको वेनेजुएला में तो तुरंत सफलता मिल गई, हर जगह पे उनको तुरंत सफलता मिल गई। यहां अभी वो पूरी तरह ईरान को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए विवश क्यों नहीं कर पा रहे? घुटनों पर ईरान को क्यों नहीं टेकने पर मजबूर कर पा रहे?
मेरा मानना यह है कि ये पूरी लड़ाई एक नेवल इंगेजमेंट के रूप में शुरुआती दौर पे ही शुरू की गई थी, लेकिन कई लोगों ने इसे सोचा कि ये लैंड वॉरफेयर होगा। तेहरान और उसके आसपास घमासान अटैक किया गया, इजराइल की तरफ से टारगेट लैंडवर्ड दिए गए और हॉर्मुज का पूरा टारगेट अमेरिका ने अपने पास रखा। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने वहां पे अगस्त के पिछले महीने में जब मई में युद्ध बंद हुआ था, तो एडमिरल ब्रैड कूपर जो एक नेवल ऑफिसर है, 40 साल के इतिहास में और 50-60 साल के इतिहास में कोई नेवल ऑफिसर वहां पर कमांडर नहीं बना। एक ही बने थे करीब करीब 20 साल पहले, वो भी 1 साल के लिए। ये पहले ऑफिसर हैं जिनको अगस्त में लाया गया, पूरी रिओरिएंटेशन की गई वहां के वॉरफेयर की, इजराइल को भी सेंट्रल कमांड में शामिल किया गया। इसके पहले 5 साल तक कई नेवल एक्सरसाइजेज वहां। आज जो कंपोजिट मैरीटाइम फोर्स की बात आप सऊदी अरेबिया की सुन रहे हो, वो इजराइल से मिलकर अमेरिका ने 6 गल्फ कंट्री और करीब करीब 42 कंट्री के साथ 50 से ज्यादा एक्सरसाइजेस किए और तैयारी की, लंबी लड़ाई की। ये इसलिए रोक दिया गया था पिछले साल क्योंकि अमेरिका सिर्फ सूंघना चाहता था, स्मेल करना चाहता था, और 12 दिनों के बाद कतार पर अटैक होने के बाद ये लड़ाई रोकी गई थी। तो ये लंबी लड़ाई सोच के ही अमेरिका यहाँ आया, और ब्लॉकेड आसान नहीं होता, जमावड़ा बहुत बड़ा होता है और खर्च लगती है इसमें, लेकिन बाहुबली ही ब्लॉकेड करते हैं। हमने भी 71 में पाकिस्तान के कराची पे ब्लॉकेड किया, और ईस्ट पाकिस्तान के जो अभी बांग्लादेश है वहां भी खुलना और चटगांव पे हमने आईएनएस विक्रांत से ब्लॉकेड किया। अगर हम ये नहीं करते तो 93,000 फौज ईस्ट पाकिस्तान से भाग जाती, और हम ये सुनहलापन नहीं देख पाते जो हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर का हम इतिहास लिख रहे हैं आज भारत में। तो ब्लॉकेड कर रखा है उसने अमेरिका के ऊपर, और उनके 20 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स अब्राहम लिंकन के साथ वहां मौजूद है। चलती रहेगी लड़ाई, और कॉस्ट जरूर है अमेरिका के पास, लेकिन एम्स जो है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि बहुत सारी गुप्त बातें हो चुकी हैं हॉर्मुज में, और जिसके कारण गल्फ कंट्री बहुत परेशान रहते थे, और ये कभी न कभी होना ही था। तो बाइडेन ने इसको इंटेंट दिया, और ट्रंप आके उसको डेंट दे रहे हैं। तो इसको मान के चलिए, हल्की या बड़ी लड़ाई ये होती रहेगी, और ये शांत नहीं होगा अभी फिलहाल। जी बिल्कुल सर, ब्रिटिश अखबार है द टेलीग्राफ, उसकी एक रिपोर्ट है सर, इजरायली अधिकारियों के हवाले से उसने दावा किया है कि अमेरिका अब ये प्लान कर रहा है कि ईरान पहले से ही आर्थिक दबाव में है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, दिसंबर और जनवरी के महीने में बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। अभी उसकी कोशिश है कि ईरान की सीमाएं जिन 7 देशों से लगती हैं वहां पर भी थोड़ी बहुत नाकेबंदी की जाए, इन देशों से बात करके, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सभी देशों से बात करके वहां उनकी जमीनी सीमाओं को भी एक तरह से बंद कर दिया जाए, जिससे ईरान और ज्यादा आर्थिक दबाव महसूस करे। क्या लगता है आपको, आर्थिक दबाव के आगे ही ईरान मजबूर होगा? अमेरिका ने पहले 40 दिन का एनिलेशन किया, मनोबल तोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजीम, कम्युनिकेशन सेंटर, मिसाइल्स और उनके ड्रोन कैपेबिलिटी को नष्ट किया, और फिर वॉर को रोका, और उसके बाद हॉर्मुज पे आ गया। इसको मैं कहता हूं सॉफ्टनिंग द ग्राउंड, सॉफ्टनिंग द बीच। तो पहले उसने ईरान को तोड़ा, सॉफ्ट किया बीच को, और अब आप जो सारे अटैक्स देख रहे हैं पिछले, नए आप जो देख रहे हैं, ये नए शुरू में इसलिए नहीं किए गए, स्पेशल फोर्सेज लाके, मरीन्स लाके उन्होंने चारों तरफ से बिठा जरूर रखा है, लेकिन वो कोसाम पे, किस्क पे, बुशहर पे, बंदर अब्बास पे, ये सारे सदर्न फ्लैंक्स पे अब लगातार अटैक करके उनकी मैरीटाइम जो कैपेसिटी है आईआरजीसी की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अफेक्ट करने की, अब उन पर टारगेटेड अटैक लगातार अमेरिका कर रहा है। और ये इसके साथ साथ वो अपने मर्चेंट शिप्स को ओमान के रास्ते से, जो पहला रास्ता था जहां से उसने माइंस क्लियर किए हैं, जो ओमान की तरफ पड़ता है, उधर से वो शिप्स को निकाल भी रहा, और इस निकालने में कुछ टकरा जा रहे हैं माइन से जैसे हुआ, और कुछ को ग्राउंड हो जा रहे हैं कम पानी के कारण। और ये सब एक स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन है अमेरिका की तरफ से। वो लगातार ये कह रहा है पूरे वर्ल्ड को कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहाल करने का, बिना टोल टैक्स के सब कुछ लाने का, और ये लगातार ईरान कभी जॉर्डन में, तो कभी हूती को उकसा के, कभी वो दियो गार्सिया तक आके, और गल्फ कंट्रीज को लगातार मारे जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका क्या होगा इफेक्ट, कई कंट्रीज एक साथ आएंगे ना, यूनाइटेड यूरोपियन फोर्सेस की नेवल फोर्सेस, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में अमेरिका के साथ काम कर चुकी है, हूती के अगेंस्ट में, रेड सी में जो प्रॉब्लम हुई थी हूती की, पहले ये सब हो चुका है।
तो फ्रांस ने पहले कहा माइंस ऊपर भेजेंगे, धीरे धीरे करके कंट्रीज वहां पे जुटेंगे। तो अमेरिका प्रोवोकेट कर रहा है ईरान को कि तुम अटैक करो ऐसे मर्चेंट शिप पे, माइंड से फटने चाहिए शिप्स, तभी तो जाके वर्ल्ड को लगेगा कि ये गलत हो रहा है। और देखिए स्लो क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं इसके अगले भाग में, कि ईरान को क्या फायदा है स्लो वॉर से, और अमेरिका को क्या फायदा है स्लो वॉर से, और क्या फायदा नहीं है, और चीजें कैसे चेंज होंगी। और ये 6-7 देशों का जो जमावड़ा आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लगाना, वो भी कितना उचित होगा, और कैसे उसको अमेरिका देखता है, और किस हिसाब से, किस पेस से और किस टैक्टिक्स से उसको वो यूज करता है, ताकि प्रोवोकेशन चलती रहे और वर्ल्ड का जो एक जो जो ओपिनियन है वो ईरान की तरफ किस तरह से ध्वस्त होता जाए धीरे धीरे करके। जी लेकिन सर आप कह रहे हैं कि ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो जॉर्डन पे हमला कर रहा है, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई पर भी वो लगातार ड्रोन और मिसाइलों से बीच बीच में हमला करता रहता है, कई सारे ठिकानों में निशाना बनाता रहता है। ईरान के पास अब बचा क्या है? पिछले 4 दशकों से उसके ऊपर अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसकी संपत्तियों को जब्त कर रखा है, वो दुनिया के ज्यादातर देशों से ना तो व्यापार कर सकता है, ना अपने तेल को बेच सकता है, हर जगह से उसके हाथ बांध रखे हैं आपने, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है, महंगाई बढ़ी हुई है देश में, लोगों में गुस्सा है। वो पैसा कहां से लाए? अभी इस जंग में उसकी लाखों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, स्कूल अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, उन्हें फिर से बनाना पड़ेगा। पैसा कहां से आए? पैसा उसको कहीं से मिल नहीं रहा। वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मैं टोल लूंगा, उससे मुझे थोड़ी बहुत आमदनी होगी, या आप हमें पैसा दो। बीच में फंड बनाने की बात आई थी। ईरान भी तो मजबूर है ना सर। विस्मित और उदासीन दोनों कहता हूं मैं ईरान को, और सहमा भी है ईरान, तीनों वर्ड में यूज करता हूं। विस्मित है, उदासीन तो है ही आप कह रहे हो, और सहमा भी है। लेकिन इन सबके बावजूद ये जोरास्ट्रियन लोग हैं और लड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं से टैसिट सपोर्ट इनकी अंदर से चाइना, रशिया, बाकी जो इनके कंट्रीज हैं, सामने तो कोई नहीं है, तो लेकिन पीछे से कोई ना कोई मदद करता है। इन सब के बावजूद अगर सीधी सीधी बात करें तो ईरान काफी इकोनॉमिकली काफी वीक सिचुएशन में है, और मिलिट्रीली भी वीक सिचुएशन में है। अब वो क्या करेगा? उसको अगर रोकना है तो लीवरेज लेके हॉर्मुज को डिस्टर्ब करते ही रहेगा। आईआरजीसी के अटैक्स मर्चेंट शिप्स पे होते रहेंगे। क्या फायदा है इससे उसको? स्लो टारगेट्स मार के, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, थोड़े थोड़े अटैक करके वो लड़ाई को चालू रखना चाहेगा। अगर चालू ना रखे तो क्या होगा? आप कहें कि आज वो टेबल पे आ जाए, चालू हो जाए, सैंक्शंस तो है ही उसके, और सैंक्शंस आपने पता है आपको, एमओयू में सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह से हुई कि ऊपर के केक का जो अगर आप खा ही नहीं रहे हो तो नीचे बात जा ही नहीं पा रही, तो वो बात नीचे तक गई नहीं, और इफ्स एंड बट्स में वो सारे एमओयू कभी भी साइन नहीं हो पाए, तो फिर से नहीं होंगे। तो जब अगर एमओयू साइन नहीं होगा तो क्या तरीका होगा? सैंक्शन लगा रहेगा। सैंक्शन लगा रहेगा तो ईरान ब्लीड करता ही रहेगा, उसकी इकोनॉमी ब्लीड करती रहेगी, ब्लॉकेड भी लगा ही रहेगा। सीज फायर नहीं करना चाहता ईरान, इसलिए कोई एमओयू नहीं करना चाहता हो, क्योंकि एमओयू पे कभी बात बनेगी नहीं, और झूठ मूठ का अगर एमओयू साइन हो गया और सीज फायर हो गया तो क्या होगा? ब्लॉकेड तो लगा ही रहेगा, और वो कहेगा जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। तो ईरान क्या करेगा? ईरान के हित में नहीं है एमओयू, उसके हित में नहीं है सीज फायर। वो चाहता है कि वार थोड़ा थोड़ा चलता रहे। क्यों? नंबर 1, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित होता रहे, हॉर्मुज पे ध्यान लगा रहे लोगों का, सारे देश कुछ ना कुछ बोलते रहे, यूनाइटेड नेशन प्रेशर में रहे, और अमेरिका भी लगातार बाध्य रहे कि आप लड़ाई बंद कर दे अपनी शर्तों पे, ईरान के शर्तों पे। तो ये वो चाहेगा, जिसके कुछ घाटे। एक और बात है, आंतरिक जो प्रॉब्लम है ईरान की, उसको भी दबाने के लिए वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ मिलिट्री की बातें करते रहे। आईआरजीसी चाहेगा कि एक्सटर्नल थ्रेट्स को दिखा के इंटरनल सिचुएशंस को भी कंट्रोल करके रखे। ये भी उसका एक मुनाफा है इसमें। और तीसरा फायदा उसको ये भी है कि वो देखता है कि इस बहाने कम से कम वो जो कुछ ना कुछ ब्लैक उसकी जो संवेदनाएं हैं, जो टैसिट सपोर्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज के, वो भी मिलता रहे उसको। एक तरह से वो सामने रहे। चुप हो जाने का मतलब है कि ईरान पे मार पड़ती ही रहेगी और सैंक्शन एंड ब्लॉकेट चलता ही रहेगा। एक और बात होगी, सऊदी अरबिया, ये यूएई, ओमान जैसे लोग ऑल्टरनेट रूट्स बना लेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपना ऑयल बाहर भेजने लगेंगे, लेकिन ईरान वो नहीं कर पाएगा। तो सीज फायर उसके फेवर में नहीं है। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के पास उतनी मिलिट्री माइट्स है कि वो छोटा मोटा अटैक करके कभी अंदर कभी बाहर हॉर्मुज में विश्व को ये दिखाना चाहता है कि मैं हॉर्मुज पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए आया हूं। इसका इफेक्ट क्या होगा? कई ऐसे देश हैं जो बार बार मार नहीं झेलना चाहते, वो बार बार इसको ब्लंट को नहीं झेलना चाहते, तो शायद वो एकजुट होके एक बार ईरान के अगेंस्ट में आ जाए
और यूनाइटेड नेशन जाए या कहीं और जाए और न्यूट्रल फोर्सेज यहाँ पे आ जाए और वो फिर ईरान के अगेंस्ट में काम करने लगे। इसको मैं स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन मानता हूं अमेरिका की तरफ से, और ईरान इसमें धीरे 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 फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले सर आपने बात कही थी कि रूस और चीन की ओर से मदद मिल रही होगी ईरान को। वो मदद किस तरह की होगी सर? क्या सैन्य मदद होगी? देखिए, सैन्य मदद तो डायरेक्ट नहीं है, पर इंटेलिजेंस गैदरिंग, फाइनेंसेस, सपोर्ट। कैस्पियन सी को इजराइल ने धो डाला है, इनके फोर्थ फ्लीट जो थी ईरान की, उसको धो डाला है इन्होंने 2 महीने पहले। और आपने पता है यूक्रेन के जहाज पे अटैक किया ईरान ने कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी से इनका रास्ता जाता है, लेकिन उधर से उनका ऑयल फ्लो होता था और शॉक करके ईरान से निकलता था सदर्न साइड से, वो भी आर्मेनिया ये सब से इनका बंद हो चुका है। अब बलूचिस्तान का बॉर्डर सेंसिटिव है, इराक का बॉर्डर सेंसिटिव है, नॉर्थ का कैस्पियन सी के बॉर्डर सेंसिटिव है। उस रास्ते से बहुत ज्यादा मिलिट्री तो नहीं ला सकते वो, सामान कार्गोज नहीं ला सकते वो, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से सर्वेलेंस करके रखा है अमेरिका और इजराइल ने। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी जो जो फंडिंग होती है, जो ब्लैक मार्केटिंग में फंडिंग होती है, उनसे हम नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा। और कई तरह की सपोर्ट्स भी जो इंटरनल हैं, गुप्त रूप से जो दिए जा सकती हैं। कई जहाज भी उतरे हैं उनके, रशिया और चाइना के, खासकर रशिया के वहां पे। कई तरह की बातें पहले भी सुनी है हमने, स्पाइंग की भी बातें हम लगातार सुनते रहे हैं। तो मनोबल बढ़ाना, यूनाइटेड नेशन में हर बार वीटो भी मार देता है जाके, कभी अगर बहरीन गया, कोई भी गया, तो उसके अगेंस्ट में डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे रहा है ईरान को और फंडिंग भी दे रहा है ईरान को। तो ईरान को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये उतना विजिबल भी नहीं है और उतनी देर तक चल भी नहीं पाएगा। फाइनली कई ऐसे कंपनीज पे भी धीरे धीरे अमेरिका नकेल कस रहा है जो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी में। तो उन सबों पे भी लगातार 6 कंट्रीज पे भी फिर से नया अमेरिका ने नकेल कसी है। तो ये सारे धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। और आपको एक बात याद दिला दूं टाइम फ्रेम की, तो 100 दिन की बात कही थी ट्रंप ने, कहा था हम वियतनाम में हम 18 साल रहे, वर्ल्ड वार 3 साल चला, अभी तो 100 दिन ही हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 1 साल के लिए ऑथराइज कर दिया अपने मिलिट्री आर्मी को कि अगर मैं नहीं रहा तो सारी मिसाइल्स ऑलरेडी लॉक्ड होंगी ईरान पे और ईरान को डिसेमिनेट कर दिया जाएगा। तो अब मान के चलो, साल भर की तो बात कह ही दी है उन्होंने, 3 साल की भी बात फ्रेम कर दी उन्होंने, 18 साल की भी कर दी है। तो मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि लड़ाई जब तक रुकेगी नहीं, जब तक हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल पूरी तरह से गल्फ कंट्रीज के पास नहीं आ जाता, या किसी न किसी तरह का वो प्रावधान नहीं बन जाता। क्योंकि ये 40 साल पुरानी घटना है, बहुत सारी घटनाएं इसके बाद हो चुकी हैं। लोगों को नहीं मालूम नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है ये सब। पानी में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। सारे वॉरशिप्स ये 5 कंट्री के बाहर खड़े हैं। ये बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, इनके सब वॉरशिप्स भी हैं जो सोवरेन लैंड माने जाते हैं। वो कैसे अंदर आएंगे? कौन उनको सर्च और विजिट करेगा? ये कैसे जिएंगे बाद में? कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें ईरान ने कर रखी है, जिसको किसी भी तरह से ये सोवरेन स्टेट्स मंजूर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो अमेरिका के साथ लगातार खड़े हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है कि ऐसा कोई आए जो कहे कि तुम हमारे वॉरशिप्स को, हमारे सोवरेन को लगातार अगले 50 साल 100 साल चैलेंज करते रहो और हम तुम्हारी स्लेवरी में आके हॉर्मुज में जिए। ये बात आपको समझनी है, दर्शकों को समझनी है कि जीसीसी क्यों खड़ा है। इसलिए कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह की शर्तों पे ईरान अमेरिका को झुकाने की कोशिश कर रहा है, वो इन कंट्रीज के लिए ही सही नहीं होगा। अमेरिका को तो छोड़ दीजिए। इसलिए ये वॉर तब तक चलेगी जब तक अमेरिका और जीसीसी के फेवर में हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल नहीं आ जाता। बिल्कुल सर, ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल है, इस बारे में हमने बात कर ली। वहां की सैन्य स्थिति अभी क्या है? आईआरजीसी, जो इसको बारे में कहा जाता था कि वही सत्ता का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, क्या वो पहले की तुलना में मजबूत हुई है? आईआरजीसी के पास एयरफोर्स नहीं है। नेवी को पूरी तरह से डिसेमिनेट कर दिया। इनके 4 फ्रिगेट्स थे, उसमें एक तो लवाना अपने श्रीलंका के पास हमने सुना उसको मार दिया गया, और कैस्पियन सी में इसी का भाई था उसको मारा गया, और 2 शिप्स जो हॉर्मुज में थे इनके फ्रिगेट जो, वो मारे गए। एम्फीबियस शिप्स थे इनके 21 से ज्यादा, मिडजेट सबमरीन्स थे इनकी। इस सारे फ्लीट्स को करीब करीब ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि ईरान ने अपने शिप्स वहां से नहीं हटाए। सैटेलाइट की पिक्चर में जो जहां फरवरी में थे वही खड़े थे और सीधे सीधे मारे गए। अमेरिका ने अपने सारे शिप्स वहां से हटा लिए, इवन माइनस्वीपर्स हटा लिए जो आउटडेटेड थे, और पेनांग और मलेशिया में भेज दिया। और वहां पे उनकी सिर्फ अनमैन्ड एआई जनरेटेड 100 से ज्यादा बोट जो बहरीन में खड़ी है, वही सारा कुछ काम कर रही है, जिसमें कोई क्रू नहीं है। उसी बोट ने MH-60 के हेलीकॉप्टर से गिरे हुए पानी में पायलट्स को भी बचाया, जिसमें कोई, उस बोट में कोई क्रू नहीं था। ये दुनिया की पहली ऐसी नेवी है जो ये सब काम वहां कर रही है हाई टेक्नोलॉजी के साथ।
और बहुत ही जबरदस्त काम दिखाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। इनके सारे वॉरशिप सेफली एक डिस्टेंस पे खड़े हैं ओमान की खाड़ी में, और उस रीच तक अभी तक ईरान के मिसाइल्स नहीं पहुंच पाए हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है, मिसाइल कैपेबिलिटी थी इनके पास, अभी भी है, लेकिन बचा के रखा हुआ है उन्होंने। माने तो 80% तो खत्म कर दिया गया है, 20% है। ड्रोन वो रीजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अंडर वाटर फैक्ट्रीज भी है उनके पास, अंडर टनल फैक्ट्रीज भी है उनके पास, जिसकी आप कभी कभी पिक्चर देखते रहते हैं। लेकिन ये सब लगातार एक ऑल आउट वॉर में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा क्षमता ईरान के पास नहीं है। एसिमेट्रिक वॉर जरूर करेंगे वो, 4 ड्रोन इधर, 1 मिसाइल उधर, 1 मिसाइल इधर, ये वो कर रहे हैं, और इसको एट्रिशन वॉरफेयर कहते हैं। और जो हमारे जो स्कॉचिंग वॉरफेयर जो ये कर रहा है हमारा अमेरिका, ये ऑल आउट वॉर पे जा सकता है, जरूरत पड़ने पे वापस भी आ सकता है, छोड़ भी सकता है। मैंने एक टर्म दिया है अमेरिका को, हिट एंड रन। ये हिट करता है, भाग जाता है। वेनेजुएला की बात आपने की थी, वहां पे इसने हिट किया और निकल गया। अमेरिका ने डिसाइड किया है कहीं भी लाजो सामान के साथ वो ग्राउंड पे अब नहीं रुकेगा, मोबाइल फोर्सेस के साथ लड़ेगा, लोकल लोगों को स्ट्रेंथन करेगा, उनके थ्रू लड़ेगा, उनके कंधे पे फायर करेगा। ये उसकी नीति बाइडेन ने बनाई, जिसको कहते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म पे वो अब नहीं जाएगा। अफगानिस्तान से निकलने के बाद ये बाइडेन ने बनाया, और लॉर्ड ऑस्टिन उसके डिफेंस सेक्रेटरी थे, जो एक आर्मी के जनरल थे। इन लोगों ने 21 से 25 तक ये सारी चीजें की, और उसको ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं। इसके आकलन के लिए ये सारी बातों को एक साथ लेके देखना होता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, अजीब क्यों लगता है, ट्रंप की बातें अजीब क्यों लगती हैं, वॉर होता है नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी ये सब हो रहा है। इन सबों की वजह समझने के लिए नेवल वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी और पानी के लड़ने का तरीका और इसके पीछे की कहानी और आगे क्या इंटेंशन है अमेरिका की, इन सबों को अगर जोड़ के देखें तब आपको ये बातें और दर्शकों को ज्यादा बातें प्रभावित करती हैं और समझ में आती हैं और हलक से नीचे उतरती हैं। जी बिल्कुल, आपने सर बताया कि अमेरिका की अभी की रणनीति क्या है, खासकर सैन्य रणनीति, युद्ध को लेकर रणनीति। लेकिन बीच बीच में तो खबर आती रहती है कि जमीन पर भी अपने सैनिकों को उतारने के बारे में सोच रहे हैं ट्रंप, खर्ग आइलैंड पर कब्जे की बात होती है। वो सब खबरें कितनी सच्ची होती हैं? अमेरिका ने इस इंटेंशन के साथ ही लड़ाई शुरू की है कि हॉर्मुज पे उन्हें कब्जा करना है। कब्जा मतलब वो खुद ना करें, लेकिन अगर ओमान को ही आगे बढ़ा दें या यूएई का शायद ज्यादा रोल इसमें बनता है, इन दोनों के पास चांसेस बनते हैं कि इसका कंट्रोल जाएगा और वो पीछे रहेंगे इसके। तो इसको करने के लिए उन्हें ये जरूरी है समझना कि अमेरिका को लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो उसे यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी लोगों के साथ, और मिल मिला के डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्रीली भी काम करना पड़ेगा। तो ईरान क्या चाहेगा कि वो इसको डिस्टर्ब करता रहे, और अमेरिका उसको विथस्टैंड करने के लिए कई देशों की सेनाओं के साथ भी वहां कुछ दिनों के बाद खड़ा हो सकता है। अमेरिका के नेतृत्व में ना हो, अपने आप हो, लेकिन ये हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि ये कहानी अभी चलने वाली है इस तरह से। और जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि ईरान के फेवर में ये है या नहीं, तो ये आपको मान के चलना है कि ईरान धीरे धीरे ब्लीड कर जाएगा। कई बिलियंस बैरल उसके ऑयल रुके हुए हैं और स्टोरेज में उनके ऑयल्स धीरे धीरे ठप हो जाएंगे, क्योंकि वो सब जम जाएगा उनका ऑयल वहां पे, और लंबे समय के लिए एक हैरानी की बात हो जाएगी उनकी अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए, ईरान के लिए। जी बिल्कुल सर, एक बात और उठती है सर कि अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, खासकर ट्रंप की जो विपक्ष वाली पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके सांसदों का कहना है कि शुरुआत से ही कि ये युद्ध हमारा नहीं था, हमें सीधे तौर पर ईरान से कोई खतरा तो है नहीं। ईरान अमेरिका के बीच में भौगोलिक स्तर पर देखें तो दूरियां बहुत ज्यादा हैं। ईरान के पास अभी ऐसी कोई मिसाइल या ऐसी क्षमता नहीं है कि सीधे अमेरिका की धरती पर जाकर कोई हमला कर सके। असली खतरा इजराइल को था। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू और उनकी टीम अभी इस युद्ध को लेकर क्या सोच रही है? वो अभी कहां खड़े हैं? युद्ध में नेतन्याहू इजराइल अमेरिका को लेकर नहीं आया, जो एक जनरल मान्यता है। अमेरिका की अपनी नीति थी, इजराइल से उसने अटैक कराया। आपको पता है इतने सालों तक ईरान पे फिजिकल अटैक कभी भी इजराइल ने नहीं किया था। उसके मोसाद, उसकी कई सारी स्पाइंग एजेंसी और कई सारे टैसिटली क्वाइटली कई सारे बार उनके ध्वस्त किए गए ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। और ईरान एक ऐसा देश है जो इजराइल के को नफरत से देखता है, जैसा ये हम जानते हैं। लेकिन
ये नई रिजीम की बात मैं कर रहा हूँ। पहले तो ईरान और इजराइल को पहला सदस्य देने वाला ईरान ही था। सबसे पहले मैसी उसने बनाई वहां पे। वो शाह का जमाना था, राज का जमाना था। लेकिन ये रेडिकल जो सरकार सो कॉल्ड ईरान के कहते हैं लोग, उसको बहुत ही मुश्किल है इजराइल के साथ। अब हूती को जब देखा आपने रेड सी में इकोनॉमी को प्रभावित करते हुए वर्ल्ड के, उस समय हूती को पूरी फंडिंग पूरी के पूरी ईरान की तरफ से है, हमास को फंडिंग है और हिजबुल्लाह को फंडिंग है। ये सब सो कॉल्ड उनके हिसाब से एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और इनसे कई देशों को मुश्किलात रहती है। और इनको अगर फंडिंग करें और ऐसा कंट्री एटॉमिक पावर से लैस हो जाए तो ये रोग हाथों में ऐसे वेपन पड़ेंगे तो विश्व के लिए खतरा है। इसको नैरेटिव बना के अमेरिका यहां आया। तो इसलिए उस नैरेटिव से वो ऑक्युपाइंग फोर्सेस कहें, उसको लूटिंग फोर्सेस कहें, अमेरिका को ईरान की तरफ से, ये सब चीजें सही हैं। लेकिन ईरान के पास जो 6 कंट्रीज हैं जीसीसी के, उसमें इनका बेस है अमेरिका का। यहाँ से उनके संबंध हैं और यहाँ उनकी प्रोस्पेरिटी है, यहाँ से उनका आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऑब्वियसली अमेरिका उनके साथ है, खड़ा हुआ। उसके 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं, बेसेज है वहां पे। वर्ल्ड में वो एक तरह से सुपर पावर है, तो शांति की स्थापना के लिए कई जगह जाता है, यूनाइटेड नेशन को फोर्स देता है और कई बार जाती भी करता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका इस तरह से चल रहा है, तो वो उस हिसाब से नैरेटिव बना के वहां पे आया है और उसको गल्फ कंट्री का सपोर्ट है। वरना अगर एक भी कंट्री अभी कहे कि यहाँ से चले जाओ तो हंगामा हो जाएगा। ऐसा कोई कभी हुआ नहीं। अच्छी तरह से जीसीसी के 6 नेशंस को उसने अपने पहलू में लिया हुआ है। और आज के माने तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर कर दिया। 18 से ज्यादा कंट्रीज की एक फोर्स बना ली है उसने, जो रेड सी में लड़ेगी हूती के अगेंस्ट में। पहले वो अमेरिका लेके आया था, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स आई थी। नाटो की जरूरत नहीं है, ये नेवल फोर्सेस चाहिए इसमें। और इसकी मीटिंग हो चुकी है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, ब्रिटेन में और फ्रांस में मीटिंग हो चुकी है 2 महीने पहले। ईरान उसका सदस्य है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। और वॉरशिप्स अपने आप नहीं आते, आराम से आ जाते हैं और पीस के रोल में आते हैं और वॉर के रोल में कन्वर्ट हो सकते हैं ओवरनाइट पॉलिटिकल विल के हिसाब से। तो ये सब आ जाएंगे, ये सब सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे। मैंने कहा स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेशन कर रहा है, डिले कर रहा है अमेरिका वॉर को। अमेरिका के फेवर में वो ये भी है और ऑल आउट वॉर भी है, दोनों है। इसके पास दोनों ऑप्शंस है। लेकिन वो चाहेगा नहीं ऑल आउट वॉर करना, क्योंकि उसको भी रोकना है। वर्ल्ड को ये नहीं दिखाना कि हम मारने के लिए आए तेहरान को, हम एक पर्पस से आए। हमें उसकी एटॉमिक पावर नहीं बनने देनी है, रोक स्टेट नहीं बनने देना है और हॉर्मुज पे खुले रास्ता खोले के रखना है। और इसके लिए जीसीसी के कंट्री साथ में, अब तो 18 से ज्यादा कंट्री है। हालांकि उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया के थोड़े बहुत नेवल फोर्सेस, इसके साथ ज्यादा कोई फोर्सेस नहीं होंगे। इन्हीं देशों को ऑपरेट करना होगा। लेकिन हाँ, भारत जैसे देश ने न्यूट्रल स्थिति ली है और हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ऑलरेडी पेट्रोलिंग वहां कर रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प हमने चला रखा है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी हमने चला रखा है रिसेंटली। और हम करीब 2019 से वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं एंटी पायरेसी के रोल में। और हम पिछले बार भी हम इंडिपेंडेंट थे, अमेरिका के फ्लैग में नहीं आए। इस बार भी हम आएंगे, हम योगदान देंगे, शांति व्यवस्था बहाल करेंगे इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स में, भारत के सी फेयरर्स को विश्वास में लेंगे और सेफ जो पैसेज है वो हम करते रहेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैरीटाइम डोमेन में, वो भी हम अदा करते रहेंगे। तो ये सब अभी लंबा खींचेगा, इसमें समय लगेगा और हमें अभी और भी आराम से इसको देखना होगा कि आखिर पुरानी जो बातें की गई थी, एक्सरसाइजेस जो हुई थी, अच्छा सा मैरीटाइम इंटीग्रेशन जो हुआ था, उसका फल इजराइल को भी और अमेरिका को भी और जीसीसी कंट्रीज को भी अब कैसे मिलता है, कितना मिलता है और ईरान कितना अलग थलग धीरे धीरे मैरीटाइम लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरी कितना और इकोनॉमिकली कितना अलग थलग बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और कितने सारे देश इसे फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ईरान बस बहुत हुआ, अब आप रहने दीजिए, इतनी लंबी नहीं चलेगी ऐसी बातें, जो हुआ सो हुआ, मान जाइए। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, इस युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब बात यह भी चली थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा अमेरिका और इजराइल का मानना था। अभी की क्या स्थिति है? 2025 में भी सर 12 दिनों की जंग हुई थी, तब B-2 बॉम्बर से गिराए गए थे ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम। तब भी ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि हमने 5 साल के लिए ईरान को पीछे धकेल दिया है, अब वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से जंग शुरू करनी पड़ी। अब ईरान परमाणु से कितना दूर है? क्या बहुत दूर हो गया है, वो बना ही नहीं पाएगा? देखिए, औपचारिक रूप से
मैंने कहा औपचारिक रूप से जो नैरेटिव बनाया है अमेरिका ने यहाँ आने का, वो है ईरान का न्यूक्लियराइजेशन, एटॉमिक वेपन कैपेबिलिटी। जो उसके बाइडेन जो पहले हमारे 2016 में जो समझौता हुआ था ओबामा के टाइम में, उसको बिल्कुल। मना करने के बाद जो 2.16 जो इनरिच ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान जो बना था, उसको मना कर दिया ट्रंप ने। और तब से वो लगातार 60% तक इनरिचमेंट करके, कुछ लोग कहते हैं कि अब वो बहुत करीब है 8 से 10 बॉम्ब बनाने के। और B2 बॉम्बर से अटैक करके अमेरिका ने ये वार्निंग दे दी उसको कि हम तुम्हें चाहेंगे तो इस तरह से मारते रहेंगे, ये माइट सिर्फ हमारे के पास है और किसी के पास नहीं है। अब वो अंदर दब गया या निकाला गया, सुरक्षित हुआ, उसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। और शायद ये ऐसे ही चाहता भी है अमेरिका की कंट्रोवर्सी में ही रहे और ये चलता रहे मामला, ताकि उसको वो जो जो उसका जो नैरेटिव है वो वो एक तरह से जिंदा रहे, और ये उसके हक में है। और उसने ये भी कहा कि जब हम चाहेंगे तो निकाल लेंगे, तो डेटरेंस भी देता रहता है लगातार। लेकिन एक्चुअल पैनी नजर, एक्चुअल लड़ाई हॉर्मुज पे थी, है और रहेगी। ये साथ में इनविजिबल एम है इसका, ईरान का, ये रिजीम चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री टारगेट्स, यूरेनियम, ये सब इनविजिबल रेंज है। ये एम्स जो है वो क्लियर नहीं कभी रहे, और इस पे कभी होना भी नहीं है प्लस या माइनस कि खत्म हो गया एक दिन सारे के सारे शाह को हटा दिया गया, उठा दिया, नहीं पॉसिबल है। ये इनविजिबल एम है, इस पे जितना हुआ उसी को वो अच्छा मानता है, क्योंकि हिट एंड रन की पॉलिसी से लड़ रहा है। उसे एकदम नहीं 100% सब कुछ चाहिए, उसे वो चाहिए हिट एंड रन, अपना लॉस नहीं चाहिए और साथ साथ डेंट भी चाहिए। आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं शाह चेंज हो गया, क्यों नहीं वहां के सरकार चेंज हो गई, क्यों नहीं रेडिकलेशन बंद हो गया, क्यों नहीं सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। नो, ये होगा ही नहीं, चूंकि ये स्लो वॉर के इंटेंशन से अमेरिका यहाँ पे आया है। वरना वो उतारता अपनी फौजें, आपने कहा ना कि तोप टैंक ये स्पेशल फोर्सेस लेके आया। ये आप कह रहे हो ना, खार्ग आइलैंड की कैप्चर की बात उन्होंने कोशिश जरूर शुरुआत में रखी थी, लेकिन अभी भी फेवरेबल एयर एंड नेवल सिचुएशंस वहां नहीं बनी है कि वो अपने डिस्ट्रॉयर्स को या अपने फोर्सेस को एक न्यू स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में एम्फीबियस रेड करा सके। मैं एक मरीन कमांडो पायलट हूं और एम्फीबियस ऑपरेशन से ताल्लुकात रखता हूं, एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं नेवी का, इसलिए मैं आपको सारी बातें कह रहा हूं। इस पर मैंने आर्टिकल लिखे और समझाया मैंने लोगों को कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों डिले कर रहा है अमेरिका, क्योंकि ये अभी स्मेलिंग तो ग्राउंड है, काम एंकर चाहिए उनको। ये बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, एंकर ऑन ग्राउंड होने वाला है। जब भी होगा तो ये ब्लॉकेट के बाद वही होगा, और उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड डी डे आएगा जब सॉलिड फोर्सेस चाहिए होगी उनकी, जो उनकी B2 बॉम्बर्स भी, उनके जो डूम्सडे एयरक्राफ्ट भी, उनके कमांड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, अवॉक्स, स्पेस, स्पेशल ऑपरेशंस, अंडर वाटर सबमरीन्स, बैलिस्टिक सबमरीन्स, सब मिलकर जब काम करेंगी तब एक स्पेशल रेड्स हो सकती हैं। खर्च तो उनका ही आइलैंड है, उनके ही कंपनी का बसाया हुआ है। कोसाम, लराक, ये सब को आइलैंड्स जो हैं, ये बंदर अब्बास पे जो जहां भी मिसाइल्स जो है जो शिपिंग को प्रभावित कर रही हैं, अब टारगेट सिर्फ वही है। तो आपको लगता नहीं कि क्या ये वॉर वहीं पे एक तरह से लिमिटेड हो गया है और अपनी जो वर्ल्ड की नैरेटिव है हॉर्मुज की, उसी को पकड़ के अमेरिका आगे बढ़ रहा है और उसी की तरफ जा रहा है। तो आप इसको इसी तरह से बात हमें समझनी है और इतने ही पे रखना है फिलहाल मुद्दे को। इजराइल को अटैक बंद करवा दिया अमेरिका ने, हॉर्मुज पे कोई भी अटैक इजराइल नहीं कर रहा था कभी भी। पार्स पे अगर अटैक हुई थी वाइल इंस्टॉलेशन पे तो मना कर दिया था अमेरिका ने, रिप्रिमांड भी किया था नेतन्याहू को। ये टारगेट सारे अमेरिका के हैं। अब ये बातें अगर आप एक लाइन में अलाइन करके देखोगे शुरू से, तो कैसे टारगेट डिवीजन हुई, कैसे सारे काम हुए, इजराइल क्यों हट गया है और हमास हिजबुल्लाह से क्यों निपट रहा है, इधर की बातें अमेरिका क्यों कर रहा है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे अमेरिका लगातार अपनी जो नैरेटिव है उसको सेट करते हुए लगातार धीरे धीरे वार क्यों लड़ रहा है। इन बातों से हमें आकलन करना होगा कि ये जो लड़ाई है स्पेशल फोर्सेस के लिए अभी उपयुक्त नहीं है, और कुवैत सबसे पहला जगह होगा। इराक में घुसने के लिए वहां से पोर्ट है, सबसे ज्यादा अटैक कुवैत और उस एरिया पे लगातार ईरान कर रहा है। ईरान को मालूम है कि कहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट इराक में जाते हुए कुर्द के पास जाएगा। बलूचिस्तान का एरिया भी सेंसिटिव है, हमारा चावार पोर्ट भी उधर है, और बलूचिस्तान के एरिया से भी पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो ना हो कभी, सारी बातें आपने भी कही, मैं भी उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा प्रीमेच्योर है। पॉसिबिलिटीज सारी हैं और लड़ाई लंबी चलेगी तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी पे अमेरिका अपने को उछाल सकता है, वहां से दबाव डाल सकता है, और वो सारी ऑप्शंस को ओपन रखते हुए आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल।
कैप्टन श्याम जी, आपका बहुत शुक्रिया सर। वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई हैं, इस युद्ध से जुड़ी हुई, इस तनाव से जुड़ी हुई। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी है। तनाव अभी भी जारी है। अमेरिका सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जैसा कि कैप्टन श्याम ने बताया कि वो चाह रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान पर आर्थिक दबाव भी बना रहे, ईरान खुद ही मजबूर होता जाए और आखिरकार वो घुटने टेक दे, आखिरकार अमेरिका की उन थोपी हुई सारी शर्तों को मान ले और वो पराजय की ओर आगे बढ़े। तो अमेरिका की सोच ऐसी है। ईरान अडिग है। IRGC लगातार दावा कर रही है कि उसके पास ना तो मिसाइलों की कमी है, ना ड्रोन्स की कमी है, ना ही उसके साहस और हौसले में भी कोई कमी आई है। वो ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है, उसके हर हमले का जवाब भी दे सकता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, ये तनाव, ये युद्ध किस ओर जाता है। जो भी नई जानकारी, नई अपडेट सामने आएगी वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.